तो फाइनली आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं यकीनन अपने आप में ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं क्या इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल हो चुका है। समझ रहे हैं, क्या इंडियन मार्केट स्टेबल हो चुका है, अब बनेगा ज़ोरदार पैसा, क्या बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे हम बात करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल है या नहीं है, इस पे भी हम बात करेंगे। क्या आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए कि भाई अब तो मार्केट में पैसे ही बनेगा, अब मार्केट स्टेबल हो चुका है, अब हकीकत मानों में ही पैसे बनने वाले हैं, तो क्या बनेगा या नहीं बनेगा, स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद बस एक ही गलती है जो नहीं करना है आपको, क्या गलती है आपको नहीं करना है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो यकीन माने वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक और भी बात बताता हूँ, देखिए मैं विदाउट रीज़न कोई बात नहीं करता, एक बात याद रखिएगा, विदाउट रीज़न मैं कोई बात नहीं करता। ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके पीछे मैं ऐसे ऐसे सॉलिड रीज़न आपको देने वाला हूँ ना, जिसको सुनने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये रीज़न है, ये कारण है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसे बनेगा या नहीं बनेगा। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, बनेगा तो क्यों बनेगा, मतलब रीज़न के साथ मैं आपको जो भी बात करूँगा रीज़न के साथ मैं बात करने वाला हूँ। तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, क्या इंडियन मार्केट स्टेबल है, क्या इंडियन मार्केट स्टेबल हो चुका है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इलेक्शन के बाद आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें तो जब जब भी गिरावट हुई है, जब जब गिरावट हुई है, तो उस गिरावट के जो पीछे कारण रहा है, जो रीज़न रहा है, वो इंडिया के अंदर नहीं रहा है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई। इलेक्शन, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद से बस एक ही ऐसा मौका है, एक ही टाइम है जिसमें इंडिया के अंदर ही वो घटना हुआ, इंडिया के अंदर ही वो रीज़न हुआ, घटना यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रीज़न हुआ, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी। आपको पता है, और वो रीज़न कौन सा था पता है? इंडियन स्टॉक मार्केट में जब गिरावट हुई वो रीज़न था 2024 का बजट। 2024 का बजट जब आया था तो ये एक ऐसा कारण था इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा, इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा और इंडिया के अंदर के ही रीज़न की वजह से गिरा। उसके बाद 2024 का जो बजट है उससे पहले, इलेक्शन के बाद, उससे पहले और बजट के बाद जब जब मार्केट में गिरावट हुई है तो यहाँ पर कुछ ऐसा ख़ास रीज़न इंडिया के अंदर नहीं रहा है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा है। क्यों गिरा है? देखिए मार्केट जब भी गिरा है ना तो वो विदेशी रीजन्स की वजह से गिरा है। समझ रहे हैं, जैसे हुआ कभी भाई जैसे यूएस की मार्केट में गिरावट हो गई या फिर कहीं दूसरी मार्केट में गिरावट हो गई, उसके अलावा कुछ और भी इशू हो गए। जैसे अभी हाल फिलहाल में भी गिरावट हुई थी तो वहाँ पर आपको पता होगा कि यूएस की मार्केट को लेकर गिरावट हुई थी, जापान वगैरह की मार्केट को लेकर गिरावट हुई थी। वहाँ की जो बातें थी, वहाँ के जो कुछ दिक्कतें थी या कुछ अच्छाई बुराई जो भी चेंजेस थे, जिसकी वजह से वहाँ की मार्केटों में और ख़ास तौर से यूएस की मार्केट में गिरावट हुई और उसका इम्पेक्ट हमारी मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत सा देखने को मिला था। समझ रहे हैं ना, तो ये सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मार्केट गिरती है। उसके बाद FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये भी मार्केट को, इंडियन मार्केट को गिराने में इनका भी हाथ रहता है, लेकिन काफ़ी टाइम से इनका हाथ चल नहीं रहा है और इंडियन मार्केट को गिरा नहीं पा रहे हैं। ये लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिर मुझे आना इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही है, लेकिन ये लोग क्या है, मौका तलाशते हैं कि भाई हम मार्केट के ऊपर ऐसा दबाव बनाएं, मार्केट में गिरावट हो और उस गिरावट का पूरा फ़ायदा हम उठाएं। समझ रहे हैं, और कोई दूसरा मकसद नहीं होता है। समझ रहे हैं, तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिरे हैं। अब देखिए, जहाँ तक इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने का काम है तो अभी हाल फिलहाल में, अभी बहुत दिन नहीं हुए, अभी 2-4 दिन 6 दिन हुए, जो भी दिन हुए हैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत ताज़ा मैटर है ये। अभी हिंडनबर्ग का जो मैटर चल रहा है, हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली है, इससे पहले भी अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी। उसके बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे भाई उसके तो शामियाने तन गए थे, उसके तो बुरे हाल हो गए थे। समझ रहे हैं ना, तो उस टाइम पर बहुत बड़ा झटका लगा था स्टॉक मार्केट को। समझ रहे हैं, किसकी वजह से? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से। यहाँ पर अभी जो हाल फिलहाल का क्या मैटर है हिंडनबर्ग का, ये सब कुछ आप जानते हैं, मैं उस तरह बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई
हिंडनबर्ग भी ये कोशिश कर रहा है कि भाई मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट गिरे। और क्या लगता है हिंडनबर्ग को पर्सनली उसका जो अपना फ़ायदा है, उसका जो अपना ज़ाती फ़ायदा क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट को गिरने से नहीं है, बिल्कुल उसके जो क्लाइंट्स है, उसके ऊपर जो बिलीव करने वाले हैं, उसके ऊपर जो ट्रस्ट करने वाले हैं और उससे जो जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, उनको 100% इसकी रिपोर्ट से फ़ायदा मिलता है। जैसे अभी अभी हाल फिलहाल में जो उसकी रिपोर्ट आई है इंडियन सेबी को लेकर, समझ रहे हैं, तो अभी तो ये अफवाह ही है, जब तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक तो इसको अफवाही माने जाएगी। तो इसका क्या मानना है, इसको ऐसा दिमाग में चल रहा है कि भाई कुछ भी कहेंगे और लोग मान लेंगे और फिर गिरावट हो जाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट में, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर 12 तारीख को अगर देखें तो 12 तारीख के शुरू के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में थोड़ी बहुत सी गिरावट हो सकती है, लेकिन लास्ट टाइम पे मतलब बिल्कुल मार्केट पॉजिटिव रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि भाई हिंडनबर्ग ने जो इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने की कोशिश की है, तो भाई इंडिया को जो इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इसने पूरी तरह से एकदम अच्छे तरह से हिंडनबर्ग को ये बता दिया है कि भाई तुम्हारी कोशिश एक तरफ रहेगी लेकिन हमारी इन्वेस्टिंग एक तरफ रहेगी। मतलब पूरे तौर पर ये साबित कर दिया कि हाँ भाई इंडियन मार्केट को तुम नहीं गिरा सकते हो। तो इसी तरह के रीजंस की वजह से यहाँ पर मार्केट में गिरावट होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फाइनली अगर वीडियो में आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इलेक्शन के बाद, बजट से पहले, इलेक्शन के बाद, बजट से पहले और बजट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी गिरावट हुई थी वो हमारे यहाँ कोई ख़ास रीज़न नहीं थे, सिर्फ एक ही टाइम पे रीज़न थे और वो क्या थे, 2024 के जो बजट आए थे उस टाइम पे मार्केट इंडियन रीज़न की वजह से गिरा था। अब बात आती है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल है। देखिए अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल श्योर ये नहीं कहा जा सकता कि स्टेबल है, क्योंकि अभी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई वोलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। और एक बात और भी कहता हूँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऐसे भी रहता ही है मार्केट में, तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव बराबर देखने को मिलता ही रहता है। स्टॉक मार्केट में कभी भी जो है ना मार्केट बिल्कुल ऐसा ऊपर ही नहीं जाता है, बल्कि ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, नीचे करके, ऊपर करके, तब ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। तो ये बातें समझ में आ रही हैं। अब बात आती है कि अब बनेगा ज़ोरदार पैसा या नहीं बनेगा। अब इस मैटर के ऊपर बात करते हैं तो भाई साहब मुझे तो लगता है कि भाई यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट में अब जो पैसा बनने वाला है ना, बहुत ही भयंकर पैसा बनने वाला है। रीज़न क्या है, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चाइना की मार्केट को लेकर बात किया था, यूएस की मार्केट को लेकर बात किया था, जापान की मार्केट को लेकर बात किया था, इसके अलावा और भी कई सारी तरह की बातें हुई थी उसमें। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि भाई चाइना की बात हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन चाइना की मार्केट का अगर आप सही से मुआयना करें, अगर पता करें तो चाइना का भी हाल सही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका का हाल क्या है अभी आपको पता ही है। अमेरिका के अंदर रिसेशन का डर अलग से है। उसके बाद क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हो गया रिसेशन, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हो गया क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल अलग बहुत बुरा है, समझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका भी हाल बहुत बुरा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, इसका भी हाल बहुत बुरा है, समझ रहे हो। तो यूएस के अंदर ये सारे रीज़न चल रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट की हालत ख़राब है, चाइना की मार्केट की अलग हालत ख़राब है। जापान के अंदर जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से थोड़ा अलग ही तरह की वैलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन जापान की मार्केट में उतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, समझ रहे, जितना कि इंडियन मार्केट और यूएस की मार्केट में है विदेशी इन्वेस्टर्स को। तो कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई चाइना के अंदर इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगाएंगे। बात को समझिएगा, बहुत पॉइंट की मैं बात बोल रहा हूँ। चाइना के अंदर लोग पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी हालत खुद ही खराब है। उसके बाद अमेरिका के अंदर भी खुद अमेरिका के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे लगाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसकी भी हालत खराब है। और क्यों खराब है ये सारे रीज़न आपके पास है। उसके बाद जापान वगैरह को लेकर अगर मैं बात करूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पर भी पैसे लगाने में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो उनके लिए जो ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है पता है आपको, उनके लिए जो ऑप्शन बचता है ना वो इंडियन स्टॉक मार्केट बचता है, समझ रहे हैं, स्टॉक मार्केट।
इंडियन स्टॉक मार्केट उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बनता है जहां पर वो पैसे लगाएंगे। समझ रहे कि नहीं? देखिए अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारी बिकवाली हुई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, भारतीय बाजार से, लेकिन बहुत ज़्यादा खरीदारी भी की गई भाई। बराबर ये लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे, बेच रहे, खरीद रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं, मैंने पीछे वीडियो में कहा ना कि इनको आना इंडियन स्टॉक मार्केट में ही है, क्योंकि भाई इनको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, इंडिया का जो तरीके हैं, इंडियन मार्केट का जो अभी सेंटीमेंट बन रहा है वो आने वाला फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट सेंटीमेंट बन रहा है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनने की रीज़न तो यही है कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स है वो बाहर पैसे नहीं लगाएंगे, वो इंडिया के अंदर लगाएंगे। ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर पैसे लगेगा तो इंडियन बाजार ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब यहाँ पर एक गलती जो आपको नहीं करनी है ना, देखिए हाल फिलहाल की जो वोलेटिलिटी आती है जिसके बारे में मैंने पीछे बात की है, थोड़ी बहुत जो गिरावट आती है वो हमारे देश के रीज़न की वजह से नहीं आती है। अगर देश के रीज़न की वजह से भी आती है तो वहाँ पर बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि भाई आपको रिडीम नहीं करना है। ये बराबर अभी हाल फिलहाल में मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपको रिडीम करने के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपने रिडीम कर दिया तो यकीन मानिए कि आप नुकसान करवा कर रिडीम कर रहे हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत का प्रॉफिट हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि चलो हमारा कैपिटल तो बचा हुआ है, थोड़ा बहुत हमने रिटर्न्स भी कमा ही लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका लाखों रुपये, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। रीज़न ये है कि अगर उन्हीं पैसों को आप लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हीं इन्वेस्टमेंट को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले जाते तो सोच कर देखिए कि आने वाले 5 साल, 7 साल, 8 साल में कितने अच्छे पैसे बनने वाले हैं। ख़ास तौर से अगर मैं 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, आने वाले जो 5 ईयर्स है तो यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी के साथ ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बट आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में कैसे सोचते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा सर कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।